अगर हम लोग वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की कहानी की बात करें तो वैसे तो ये दिन बहुत पुरानी इसकी कहानी है। हम बात कर रहे हैं सन 1839 की, जहां पर दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, लुइस डोगर और जोसेफ नाइसफोर। एक्चुअल में एक फोटोग्राफर थे और इन फोटोग्राफर में 1839 में पहली बार डोगोरा टाइप प्रक्रिया का आविष्कार किया था। ये प्रक्रिया क्या थी कि उन्होंने दुनिया को समझाया कि हम लाइट के जरिए फोटोग्राफ्स को कैप्चर कर सकते हैं और ये इसी को दुनिया की पहली फोटोग्राफी प्रक्रिया भी माना जाता है। इसीलिए तब से फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसका पेटेंट राइट्स लिया और इस आविष्कार की घोषणा की। तो वो दिन था 19 अगस्त 1839 और इसी दिन को याद करने के लिए हर साल वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को मनाया जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इस दिन की शुरुआत सन 1991 में 1991 में की गई थी और सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी का भी ये तीसरा अवसर है कि हम इस दिवस को आप सभी के साथ मना रहे हैं। अगर इस वर्ष की बात हम करते हैं तो इस वर्ष ये जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है हम बहुत ही स्पेशल तरीके से मना रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने खास करके समर्पित किया है उन तमाम फोटो जर्नलिस्ट को जो कि अपनी तस्वीरों के जरिए हमारे आसपास जो घटना हो रही होती है उसको हमारे आंखों के सामने लाते हैं। तो चलिए हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के कार्य के बारे में जानकारी को लेकर। सो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के कार्य के बारे में बताना चाहूंगा कि सलाम बॉम्बे फाउंडेशन इस संस्था के माध्यम से बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के साथ मिलकर ऐसे युवाओं को सक्षम बनाने का कार्य कर रही है जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन जरूरत है केवल उन्हें एक अवसर प्रदान करने की, एक मंच प्रदान करने की जिसके जरिए वो अपनी बात को रख सके और अपने हुनर को सबके सामने पेश कर सके। पिछले 19 सालों से संस्था अपने कार्यक्रमों से ये प्रयास कर रही है कि स्कूल का हर बच्चा स्कूल में बना रहे। संस्था का विश्वास है कि हर बच्चे का भविष्य तभी सुनिश्चित किया जा सकता है अगर वो बच्चा स्कूल में रहे, अपनी पढ़ाई को पूरा करे और स्कूल से कोई ड्रॉप आउट ना हो। सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी ये कुल 3 वर्ष का प्रशिक्षण छात्रों को दिया जाता है जिसके जरिए जीवन कौशल्य विकास, भाषिक कौशल्य का विकास और अच्छे संभाषण कौशल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे हर नौजवान छात्र अपने आप को व्यक्त करने के लिए और अपने विचारों को सबके सामने रखने के लिए सक्षम बनता है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए अलग अलग कोर्सेज के माध्यम से करियर की जानकारी भी दी जाती है। और केवल क्लासरूम प्रशिक्षण ही काफी नहीं है। इस बात को समझते हुए छात्रों को ऐसे मंच और अवसर दिए जाते हैं जहां से वे वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं और इंडस्ट्री में जो सफल हुए व्यक्ति है उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। इससे उनको अपनी एक पहचान भी मिलने में मदद होती है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन छात्रों को इस तरह का प्रशिक्षण देता है जिनसे इन छात्रों की जिंदगी बनने में कोई देर नहीं लगती है। ऐसी ही कुछ कहानियां मैं आप सभी के सामने आज शेयर करना चाहता हूँ। संस्था के प्रयास से आरती और ऋषिकेश, ये जो दो हमारे छात्र हैं जो म्युनिसिपल स्कूल से हमारे साथ उन्होंने ट्रेनिंग की है, आज इन छात्रों को सुभाष घई विद्याधन स्कॉलरशिप मिली है जिसकी कुल राशि प्रत्येक की 26 लाख रुपए की है। तो अभी ये दो छात्र विस्लिंगवुड इंटरनेशनल के साथ बीएससी इन फिल्म मेकिंग करने वाले हैं। सौरभ की बात करें तो सौरभ ने प्राइम फोकस इंडिया के साथ इंटर्नशिप करते हुए कुल 10 फिल्मों में एज अ रोटो आर्टिस्ट के रूप में काम किया है और सौरभ अभी अपने जर्नी को खुद के ऑडियो स्टूडियो के साथ शुरू करने जा रहा है। तो अनुभव के बारे में मैं ये कहूंगा कि फोटोग्राफी का प्रशिक्षण अनुभव ने सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी से लिया है और इस प्रशिक्षण के बाद उसने खुद का इवेंट शूट का बिजनेस भी स्टार्ट किया है। तो जिसके लिए हम अनुभव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ऐसी कई कहानियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये थी सलाम बॉम्बे और सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी की बात। तो साथियों, अभी बारी है हमारे आज के अतिथियों से मिलने की।
मैं उनकी पहचान मैं आपको करवाने वाला हूँ। सबसे पहले आज हमारे साथ जो प्रमुख अतिथि जुड़े हैं, उनमें सबसे पहले बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के शिक्षण अधिकारी श्री राजू तड़वी सर, मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उनके साथ शिक्षण विभाग से कला और संगीत अकादमी के प्राचार्य माननीय दिनकर पवार सर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सर का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वेबिनार में। और आज का जो वेबिनार जिस चीज से खास होता है, उसके जो पैनल डिस्कशन आज हम करने वाले हैं, जिन पैनलिस्ट के साथ हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं, वैसे 3 पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले माननीय जेरू मुल्ला मैम का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। मैडम पिछले 40 वर्षों से सोफिया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल कम्युनिकेशन मीडिया इसमें अध्यापन का कार्य कर रही है। आप इंस्टीट्यूट की हेड भी रह चुकी है। आपकी सेवा के लिए इंस्टीट्यूट की ओर से आपको सन 2004 में गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है। नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ साथ कई नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी के रूप में भी मैडम ने बहुत अच्छा कार्य अब तक किया है। मैडम की उपलब्धियों की बात अगर हम करें तो साउथ एशिया में फिल्म स्टडीज में अपने योगदान के लिए मैडम को सन 2014 में प्रोफेसर सतीश बहादुर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आप भरतनाट्यम में भी महारत हासिल रखती है और आपके गुरु श्री आचार्य पार्वती कुमार जी, इनके जरिए आपने भरतनाट्यम का भी प्रशिक्षण लिया है। और हाल ही में इन आचार्य पार्वती कुमार जी, इनके जीवनी पर जेरू मैम ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं माननीय रितेश उत्तम चंदानी जी। अपने 17 वर्षों के करियर में आपने इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट किया, बाद में चल के आपने हिंदुस्तान टाइम्स और ओपन मैगजीन में काम करने का अनुभव भी प्राप्त किया है। हाल ही में आपकी एक नई फोटो बुक पब्लिश हुई है जिसका नाम है द रेड कैट एंड अदर स्टोरीज। आपका भी सर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। अगले हमारे पैनलिस्ट हैं माननीय इंद्रजीत खंबे सर। इंद्रजीत खंबे सर जी की स्पेशलिटी डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में है। उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्री फोटो स्टोरीज की है, जिसमें कि दशावतार थिएटर और कोल्हापुर के रेसलर के ऊपर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्रीज की है उसकी काफी सराहना की गई है। देश विदेश में इनके डिजिटल एग्जीबिशंस को सराहा गया है। इस वर्ष एक्सपोज न्यू स्टोरी थ्रू अ लेंस, इस थीम को लेकर सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी की ओर से वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को मनाया जा रहा है। इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के हम जो मना रहे हैं उसको 3 हिस्सों में हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले हिस्से में हमने 5 प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट द्वारा हमारे अकादमी के 25 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इन युवाओं ने 5 अलग अलग थीम को लेकर फील्ड में जाकर 25 बेहतरीन फोटोग्राफ्स क्लिक किए और इस फोटोग्राफ्स का एक प्रदर्शन हमने बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के साथ मिलकर 13 अगस्त को शिक्षण विभाग के सभागृह में आयोजित किया था। शिक्षण विभाग के सभी अधिकारियों ने इस प्रदर्शन की और छात्रों के काम की काफी सराहना की है। लेकिन हमें इस बात का एक अफसोस है कि हम कोविड के इस पैंडेमिक में जो निर्बंध लगाए गए हैं उसके कारण आप सभी को वहां पर देखने का जो प्रदर्शन है वो देखने का मौका नहीं दे पाए। लेकिन कोई बात नहीं है, आज हम उस प्रदर्शन को आप सबके सामने शेयर करने वाले हैं, आप सबको वो अनुभव देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले हम जो प्रदर्शन 13 अगस्त को किया गया उस प्रदर्शन को एक वीडियो के जरिए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम उस वीडियो को देख लेते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, मैं निर्मला कोकाटे कैमरा पर्सन साली यादव के साथ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर वॉइस ऑफ हल्ला बोल न्यूज़पेपर की ओर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो देखें अंदर का नज़ारा।
जो तस्वीरों में खबरें दिखाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फोटो जर्नलिस्ट की, जो समय को फोटो में कैद करते हैं, जिनके द्वारा ली गई तस्वीरें कल्पनाओं को पकड़ लेती हैं, जिनकी तस्वीरें धूल के जमने के बाद भी कहानी सुनाती रहती है। इस अवसर को मनाने के लिए हम मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के हॉल में हैं। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया अकेडमी के छात्र बीएमसी शिक्षण कला विभाग के साथ मिलकर न्यूज स्टोरीज थ्रू द लेंस प्रस्तुत कर रहे हैं। शहर के जीवन को फोटो के जरिए दिखा रहे हैं। प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट के मार्गदर्शन में ये युवा फोटो जर्नलिस्ट के रूप में अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं एक विजुअल जर्नी पे। इन छात्रों ने एक ऐसा विषय चुना है जो उनसे जुड़ा है। आपका नाम? ओमकार जादव। आपके मेंटर कौन थे और क्या आपका फोटो इधर लगाया है? एसोसिएट प्रेस से रजनीश काकड़े सर मेरे मेंटर थे और हाँ, ये फोटो मैंने लिया। आपकी थीम एकदम नए दौर की है, तो आप क्या सोचते हो, मोबाइल अभिशाप है या वरदान? मोबाइल फ़ोन से बढ़कर हमारे समय की कोई पहचान नहीं है। आपने कभी किसी को बिना मोबाइल के देखा है? एक तरह की लत बन गई है, इसलिए मैंने इस विषय को चुना। ये छोटी बच्ची, वो भी अपने मोबाइल में इतनी खोई हुई है कि वो खाना पीना भी नहीं चाहती। तो आप अपने दर्शकों को इस माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, ये किसका दोष है? जब वे इतने छोटे हैं तो उन्हें फ़ोन क्यों दे? इसकी जगह कहानी की किताब क्यों नहीं हो सकती? एकदम सच। यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए कि इसके जिम्मेदार मोबाइल है या हम। थैंक यू ओमकार। तो अब हम पहुंच गए हैं दूसरी सेक्शन में। आपका नाम क्या है और आप अपने फोटो के जरिए क्या कहानी बता रहे हो? जी, मेरा नाम रविंद्र पाटिल है। मैंने ज़्यादातर मुंबई को के प्रॉब्लम्स पर फोकस किया है। रोज़ की भागदौड़ में वो अपनी जान खतरे में डालते हैं। शहर में सेफली चलने के लिए जगह ही नहीं है। इससे आपको क्या परेशानी हो रही है? मुंबई में लोग देश भर से कमाने के लिए आते हैं। इतनी भीड़ है कि चलने के लिए भी जगह नहीं है। चलते चलते लोग गाड़ियों से टकराते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्हें धक्का मुक्की करनी पड़ती है। कारों के लिए रोड, रेल यात्रियों के लिए मेट्रो, लेकिन पैदल चलने वाले लिए अच्छा रास्ता है? क्या कोई उनके बारे में भी सोच रहा है? रविंद्र के मेंटोर मातृभूमि के प्रवीण काजरोलकर है। इन युवा छात्रों के लिए यह क्या शानदार अवसर है। यह सब मुंबई के स्लम्स के बारे में है। वाव, आरती कामले द्वारा खींचे इस तस्वीर को जरा देखिए। क्या आप ही आरती हो? जी हाँ, मैं ही आती हूँ। ये कहाँ का फोटो है? यह स्लम लोअर पैरल में है। मैं यहीं पास में ही रहती हूँ। मुंबई में रहने वाले लोगों को कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी वो खुश है। ये फोटो यही बताता है। तो बताओ, ये फोटो खींचते समय आप क्या सोच रही थी? एक दिन मैं अपने मेंटर प्रफुल्ल गांगुर्डे जी से बात कर रही थी, जो हिंदुस्तान टाइम्स के प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मुंबई स्लम की थीम पर फोटोशूट करना है, और वही मैंने किया है। इस औरत की मुस्कान में एक अलग ही बात थी। मुश्किलें हर जगह होती है, स्लम से लेकर बड़े घरों तक हम सभी को समस्याएं होती है, यहाँ तक कि बंगले में रहने वालों को भी। हम उसी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। थैंक यू आरती, ये याद रखने जैसे शब्द है। यही सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया अकेडमी है, जो सरकारी स्कूलों के छात्रों को विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच देते हैं। अब हम पहुंच गए दूसरे सेक्शन में। आपकी थीम फुटपाथ के बारे में है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है।
ये फोटो मैंने खींची। मेरा नाम मयूरी निकम है। एक दिन घर जाते समय मैंने इन महिलाओं को देखा और सोचा कि क्या हुआ अगर इनका घर फुटपाथ पर है, यहाँ बिजली और पानी नहीं है, एक पक्का छत नहीं है। ये उनका घर है जहाँ वो शाम को लौटने की उम्मीद करते हैं। घर चाहे जैसा हो, घर तो घर ही है ना। आपके मेंटोर ने इसके बारे में क्या कहा? उनका नाम दत्ता खेड़ेकर है, लोकमत से। मुझे लगता है वो बहुत खुश थे कि मैंने फुटपाथ के घरों की परेशानियों में एक खुशी ढूंढी। थैंक यू मयूरी। हमारी आज की आखिरी और सबसे पसंदीदा थीम है मुंबई मेरी जान। इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ है शैलेश सैनी। मेरा नाम शैलेश सैनी है। वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरा परिवार 16 वर्षों से मुंबई में रह रहा है। यहाँ रहना कठिन तो है, साथ ही साथ सुंदर भी। सिर्फ ऊंची इमारतें और बॉलीवुड की वजह से ही नहीं, यहाँ हमारे शहर को साफ रखने वाले बीएमसी कार्यकर्ता और हमें सुरक्षित रखने वाले पुलिसकर्मी की वजह से लोग यहाँ व्यस्त हैं, पर इतने भी नहीं कि आपकी मदद ना कर सके। आपने ये सब किसके साथ मिलकर किया? मेरे मेंटर श्री नितिन सोनावड़े जी, जो द इकोनॉमिक टाइम्स के फोटो जर्नलिस्ट हैं। मुझे यकीन है आपके सर को आप पे बहुत गर्व होगा। यंग फोटो जर्नलिस्ट से बातचीत तो हो गई, अब हम आपको दिखाते सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी के अलुमनाई के कुछ फोटो ऐसे। यह सुबह हम सबके लिए काफी इंटरेस्टिंग रही है। सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी स्टूडेंट्स को वो स्किल्स देते हैं जो उनमें होते हैं मगर उन्हें खुद पता नहीं होता। छात्रों को मीडिया में करियर का प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि आप संस्था को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उनसे salaambombe.org पे संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन साली जादव के साथ मैं निर्मला कोकाटे, वॉइस ऑफ हल्ला बोल, मुंबई। मुंबई महानगरपालिकेची आमची शिक्षण विभागाची आमची मुलं आणि सलाम बॉम्बेचा सपोर्ट याच्यामुळे आमच्या मुलांनी जी प्रगती केलेली आहे ती अतिशय स्तुत्य आहे आणि अशीच तुमचं सहकार्य सलाम बॉम्बेचं आम्हाला राहू देत आणि आमच्या मुलांचा जो विकास तुम्ही ज्यांना घडवलं आहे त्यांना जे पुढे अचिव्हमेंट करायला हे केलेलं आहे। एका मुलीचं आता मी ऐकलं की तिला विस्लिंग वूडची स्कॉलरशिप 25 लाखाची मिळालेली आहे आणि ही अतिशय अभिमानाची आणि गर्वाची बाब आहे आमच्यासाठी, महानगरपालिकेसाठी आणि मला वाटतं सलाम बॉम्बेसाठी पण। तर तुम्ही असंच आमच्यासाठी प्रयत्न करत राहा। आमच्याकडून तुम्हाला जे सहकार्य लागेल ते आम्ही अगदी सहजपणे ते तुम्हाला सहकार्य करू आणि आपल्या मुलांचा विकास कसा होईल, आपली मुलं पुढे कशी जातील, मुंबई महानगरपालिकेचं आणि पर्यावरण सर्वांचं आपला रोशन करू शकतील हे आपण बघूया। आपलं तुमचं एकच ध्येय आहे। सर्व मुलांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। सलाम बॉम्बेच्या टीमला मी खूप शुभेच्छा देतो। थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ॲक्च्युली सलाम बॉम्बेला मी सलाम करते, कारण सलाम बॉम्बेने जे मुंबई महानगरपालिकेच्या मुलांसाठी केलेलं आहे ते आपल्याला सगळे त्यांची कला दिसते। त्यांनी सगळ्याच गुणांना वाव द्यायचाच काम केलेलं आहे। फोटोग्राफीच्या कलांमध्ये त्यांचा कोणीच हात पकडू शकत नाही आहे। आज बघितलं जे सगळे नोट्स त्यांनी कलेक्ट केलेले आहेत। आज मुलांमध्ये आता इथे आल्यानंतर फक्त चित्र असं दिसलं की त्यांनी फक्त म्हणजे हे असं मला वाटलं की ड्रॉइंग्स मुलांनी गोळा केलेत आणि स्टिक केलेले आहेत, पण त्याच्यामध्ये एक एक क्षण त्यांनी टिपून घेतलेला आहे। आता बघितलं मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 7वी ते 9वीच्या मुलांना त्यांनी प्लॅटफॉर्म द्यायचं काम केलेलं आहे। त्यांचे विचार त्या लोकांनी इथे मांडलेले आहेत आणि त्या विचारांना खरोखर सलाम करूसं वाटतंय आणि त्या संस्थेने खूप सुंदर रीतीने या ठिकाणी काम केलेलं आहे। थँक्यू सो मच। तो साथियों, जैसा कि आपने अभी देखा, ये जो प्रदर्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था ये बृहन्मुंबई महानगर पालिका के सहयोग से ये हम कर पाए और हमने त्रिवेणी संगम स्कूल में शिक्षण विभाग के सभागृह में ये प्रदर्शन किया था। तो साथियों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के हमारे जो प्रमुख अतिथि है माननीय दिनकर पवार सर, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो आज के इस अवसर पर हमारे वेबिनार के जरिए छात्रों को संबोधित करें। माननीय पवार सर।
धन्यवाद सर. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग आणि सलाम बॉम्बे फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय छायाचित्र दिनाच्या या कार्यक्रमामध्ये मी आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय शिक्षणाधिकारी श्रीयुत राजू तडवी साहेब यांचे स्वागत करतो. तसेच सलाम बॉम्बे फाउंडेशनचे सर्व पदाधिकारी तसेच आजच्या या चर्चा सत्रामध्ये सहभागी सर्व पॅनलिस्ट यांचेही स्वागत करतो. आणि या ऑनलाईन कार्यक्रमामध्ये आजच्या या कार्यक्रमात जोडलेले सर्व छायाचित्रांवर प्रेम करणारे रसिक प्रेक्षक आपणही सर्वांचे स्वागत करतो. सलाम बॉम्बे फाउंडेशनने हा जो मीडिया अकॅडमी जो त्यांचा उपक्रम आहे, हा उपक्रम खूपच स्तुत्य असा आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत संगीत व कला अकादमी कार्यरत असून त्यामध्ये कला विभागाच्या वतीने विद्यार्थ्यांची फोटोग्राफी कार्यशाळा घेतली जाते. परंतु आमची कार्यशाळा फक्त एकच वर्षातून 1 किंवा 2 दिवस असते. परंतु त्यातले जे निवडक विद्यार्थी असतात, या विद्यार्थ्यांना पुढे पैलू पाडण्याचं काम म्हणजे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन ही करत असते. या निवडक विद्यार्थ्यांना घेऊन ज्या विद्यार्थ्यांना फोटोग्राफीमध्ये खरंच खूप इंटरेस्ट आहे अशा विद्यार्थ्यांना निवडण्याचं काम, त्यांना त्या फोटोग्राफीमध्ये विविध तज्ज्ञ मार्गदर्शकांकडून मार्गदर्शन देण्याचं काम आणि त्यांचे भविष्यात फोटोग्राफीमध्ये त्यांना करिअर करण्याचे महत्त्वाचे काम ही सलाम बॉम्बे फाउंडेशनच्या वतीने केले जाते. फोटो जर्नलिझममध्ये जे विद्यार्थ्यांचे आवड आहे, ज्या विद्यार्थ्यांना काम करण्याची खूप इच्छा आहे, अशा विद्यार्थ्यांना इकडे विशेष असं प्रशिक्षण दिलं जातं. आणि म्हणतात की 1000 शब्दांचं काम एक फोटो करत असतं. बघा तुम्ही आता काही ठिकाणी युद्ध चालू आहेत, काही ठिकाणी युद्धजन्य परिस्थिती आहे, अशा ठिकाणी एखादा लेख 1-2 लेख लिहिले जातात, न्यूजपेपर एक पेज भरून लिहिलं जातं आणि त्यापेक्षा फक्त एक फोटो आला की एका फोटोने आपल्या काळाचा धस्स होतो. हे फोटोची ताकद आहे. आता आपण काल पाहत होतो अफगाणिस्तानमध्ये ज्या एका लढाऊ विमानामध्ये 140 ची कॅपॅसिटी असताना जवळजवळ 900 लोक बसलेली होती. एका कोंबड्यांच्या खुराड्याप्रमाणे त्यात लोकांना कोंबलेलं होतं. ते बघून कोणत्याही नागरिकाच्या मनात धस्स असल्याशिवाय जाणार नाही. आणि हेच जर न्यूजपेपरच्या रकाने लिहून जर आपल्यासमोर मांडलं असतं तर त्याची एवढी वास्तवता आपल्याकडे आली नसती. हे फोटो जर्नलिझम कडून मुळे झालेलं आहे. आणि असेच फोटो काढण्याचे या अशाच पद्धतीने फोटोग्राफीमध्ये आपली भविष्य उज्ज्वल करण्याचे संधी सलाम बॉम्बे फाउंडेशनच्या मीडिया अकॅडमीच्या वतीने आपल्याला मिळत आहेत. आत्ताच संतोषने सांगितलेलं की आपली जी 2 विद्यार्थी आहे, महापालिकेची जाप मार्ग मनपा शाळा आणि JK मार्ग मनपा शाळा, या 2 विद्यार्थ्यांना आरती आणि ऋषिकेश यांना प्रत्येकी 26 लाखाची स्कॉलरशिप मंजूर झालेली आहे सुभाषघई फाउंडेशनच्या वतीने. यांना 3 वर्षाची फिल्म मेकिंग डिप्लोमा करण्याची संधी सुभाषघई फाउंडेशनच्या वतीने मिळालेली आहे. असेच आपल्या विद्यार्थ्यांना, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना अशी संधी मिळो. सलाम बॉम्बे फाउंडेशनला आणि त्यांच्या पूर्ण टीमला मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि असेच चांगले चांगले नवीन उपक्रम आपण आमच्यासोबत करावेत. आमचीही शिक्षण विभागाच्या वतीने आपल्याला नक्कीच साथ असेल अशी मी आपल्याला आमच्या शिक्षण अधिकारी सन्माननीय राजू तडवी साहेब यांच्या वतीने हमी देतो आणि माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. तो साथियों, ये थे मिस्टर दिनकर पवार जी, शिक्षण विभाग के कला और संगीत अकादमी के प्राचार्य. तो साथियों चलो आगे बढ़ते हैं आज की इस प्रोग्राम में, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आज हम बातचीत करने वाले हैं हमारे आज के पैनलिस्ट के साथ. उनसे हम उनके बारे में जानेंगे, उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और आप में से किसी को भी अगर उनसे कोई जानकारी चाहिए इस विषय को लेकर, फोटो जर्नलिज्म को लेकर, फोटोग्राफी को लेकर, तो आप चैट बॉक्स में या फिर क्वेश्चन एंड आंसर का जो आपको ऑप्शन दिया गया है वहां पर आप अपने सवालों को
रख सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। जितने सवाल पॉसिबल होंगे वो हम उनके साथ उनसे जरूर पूछेंगे और उनके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं मीनाक्षी जामसंडेकर को आमंत्रित करता हूं कि वो आज के हमारे पैनलिस्ट के साथ बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाए। मीनाक्षी जामसंडेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि मैं आज उन लोगों के साथ बातचीत का एक हिस्सा बन रही हूँ जिन्होंने फोटोग्राफी या फिर फोटो जर्नलिज्म इस फील्ड में बहुत सारे अचीवमेंट्स पाए हैं। तो चलिए अभी ज्यादा वक्त न लेते हुए आज के हमारे चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहूंगी इंद्रजीत सर से इस चर्चा की शुरुआत हो। सर, आप सिंधुदुर्ग के एक छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं, तो शायद उस जगह पे फोटोग्राफी को अपना करियर किसी ने चुना ना होगा, पर फिर भी आपने इस क्षेत्र को अपना करियर चुना और अभी बहुत सारे अचीवमेंट्स पाए हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इस 9 साल के करियर के पीछे वो कौन सी प्रेरणा थी कि आपने फोटोग्राफी को अपना करियर चुना? ओके, तो जैसे कि मैं बचपन से मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था। और मुझे मतलब जब मैं स्कूल में था तब मुझे जे स्कूल ऑफ आर्ट का मैंने नाम कहीं से सुना था। मुझे ऐसे लग रहा था कि बड़ा होकर मैं उधर जाऊंगा, जे स्कूल ऑफ आर्ट में जाके कुछ पढ़ाई करूंगा पेंटिंग की। लेकिन इस जगह पे एक्सपोजर नहीं था उस वक्त, मतलब ये 94-95 की बात है, इंटरनेट वगैरह की चीज़ें नहीं थी उस वक्त। तो वो मैं नहीं कर पाया। तो बाद में जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ कॉमर्स का, और मैंने एक छोटा सा मेरा खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था, कंप्यूटर रिपेयरिंग वगैरह वो सब चीज़ें। तो वो करते करते साइड बाय साइड मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया वहाँ पे। और थिएटर में ऑलमोस्ट 2012 तक, मतलब 2012 तक मैंने थिएटर भी किया साथ में, मेरे बिजनेस के साथ में जो भी टाइम मुझे मिलता था मैं थिएटर के अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता था। तो हमारे गांव में कनकौली में थिएटर का माहौल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एक थिएटर फेस्टिवल होता है। एक वसंतराव आश्रकर प्रतिष्ठान नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पिछले 40-45 साल से थिएटर में काम कर रही है। तो मैं थिएटर के कारण क्या हुआ कि मैं बिजनेस में बिजी था, लेकिन फिर भी अंदर एक आवाज आती रही कि कुछ अलग करना है। तो बाद में 2012 में जैसे ही कैमरा डिजिटल होने लगे, थोड़े सस्ते होने लगे, तो मुझे लगा कि फोटोग्राफी एक अच्छा मीडियम होगा खुद को एक्सप्लोर करने का, आर्ट फील्ड में कुछ करके दिखाने का। तो मैंने 2012 में एक कैमरा खरीदा और मैंने फोटोग्राफी सीखना शुरू किया। उसके बाद 2-3 साल बाद ब्रॉडबैंड इंटरनेट आया, तो मैं इंटरनेट पे बहुत सारे वर्ल्ड फोटोग्राफी की स्टडी की। इंडिया में कौन कौन फोटोग्राफर क्या क्या काम कर रहे हैं वो देखा, अलग अलग टाइप के फोटोग्राफी को जानने की कोशिश की। और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे ही तो एक 3-4-5-6 साल काम करने के बाद मैं धीरे धीरे मैं एज अ फोटोग्राफर मतलब कमर्शियली शिफ्ट हुआ। ऐसे डायरेक्टली मैंने फोटोग्राफी का करियर एज अ करियर ऑप्शन नहीं चुना था। और जैसे कि मैंने बोला कि पहले 10-15 साल मैंने एक कंप्यूटर सेल सर्विस का बिजनेस किया था, तो थोड़ी सी लाइफ में स्टेबिलिटी थी, इसलिए मैं वो रिस्क ले पाया कि मैं फोटोग्राफी के फील्ड में कुछ ट्राई करूंगा। और अभी ऑलमोस्ट फुल टाइम फोटोग्राफी पर ही निर्भर हूँ। जी बिल्कुल सर, आपकी स्टोरी हमारे लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो अभी हम रितेश सर से जानेंगे कि सर, आपका भी फोटोग्राफी इस फील्ड में तकरीबन 17 सालों का एक्सपीरियंस रहा है। तो सर, आपके अनुसार जब एक फोटो जर्नलिस्ट फील्ड पर जाता है तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रितेश सर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पे कि आपकी स्टोरी क्या है, आपका आप क्या दिखाना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। और पहले ये था कि जब हम शुरुआत किए थे तभी हम बहुत ज्यादा प्रेरित होते थे इधर उधर की फोटोज देख के कि हमें भी ऐसे करना है, हमें भी वैसा करना है। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा बदल गया है, थोड़ा थोड़े सॉफ्ट टाइप बोल सकते हैं। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कई बार जब हम तस्वीर लेने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन में होते तो हम कैसे रिएक्ट करते, और अगर हम इस सिचुएशन में होते और कोई फोटोग्राफर हमारे पास आता या कोई जर्नलिस्ट आता तो हम अपनी बात कैसे रखते हैं, या हम कौन सी चीज कि वो हमें कैसे दिखाते हैं, वो भी मैटर करता है। तो अभी आजकल मेरा मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं पहले ये सोचता
हूँ कि इफ आई वाज इन दिस पोजीशन या इफ यू नो तो मैं अपने आप को उस हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो कई बार कुछ कुछ तस्वीरें हम नहीं लेते हैं इस वजह से कि ऐसा ना हो कि हम कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आप बम्बई में देख सकते हैं कि बम्बई में स्लम में शूट करना बहुत आसान है। लोगों के घर खुले रहते हैं, लोग कहीं पे भी चल के चले जा सकते हैं, आपके पास कैमरा है तो वो लेकिन सिचुएशन बाकी सोसाइटीज में नहीं है। अगर आप मेरी सोसाइटी में कोई स्लम से कोई फोटोग्राफर आएगा और कहेगा कि मुझे ये हाई राइजेस में जो लोग रहते हैं इनकी लाइफ के बारे में जानना है, तो इतना आसान नहीं है। तो ये जो डायनामिक्स हैं वगैरह वो थोड़े चेंज हो गए हैं। जो पहले रहता था कि फोटोग्राफी एक कैमरा आपके पास है तो आपके लिए ऑल एक्सेस पास हो गया है, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। हमको हर जगह फूक फूक के थोड़ा सा कदम रखना चाहिए। बाकी हाँ, हार्ड न्यूज सिचुएशन रहती है तो वहां पे ज्यादा इतना सब कंसिडरेशन करने का टाइम मिलता नहीं है। जी बिल्कुल सर। इसी से रिलेटेड मुझे आपसे पूछना है कि सर जब एक फोटो जर्नलिस्ट फील्ड पर जाता है तो उससे पहले उसको खुद को कैसे तैयार करना चाहिए? मतलब मेन चीज तो जहां आप जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, वहाँ के लोकल थोड़े बहुत कस्टम्स, थोड़े बहुत जैसे अगर आप कोई दूसरे देश में जा रहे हो तो लैंग्वेज की इशू हो सकती है, तो थोड़ी बहुत चीजें सीख लीजिए। दूसरे देश क्या, जब भी हम कभी दूसरे स्टेट में भी जाते हैं या महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं, मुझे वहाँ की मराठी पकड़ में नहीं आती है, हालांकि मैं मराठी अच्छे से बोल लेता हूँ। लेकिन एक तो ये, दूसरा कि यू नो वहाँ के कस्टम्स, वहाँ के कुछ लोग रहते हैं जो छोटी छोटी चीजों से नाराज हो जाते हैं। अगर आप चप्पल पहन के उनके घर में चले गए या शूज पहन के उनके घर में चले गए, तो ये बेसिक जो कर्टेसीज रहती है ना, आई थिंक वो बहुत मैटर करती हैं और वो डिटरमिन करता है कि आपका और आप जिसकी तस्वीर ले रहे हो वो इक्वेशन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। एंड ठीक है, रिसर्च इज इम्पोर्टेंट, स्टडीज इज इम्पोर्टेंट, उस विषय पर दूसरे लोगों ने क्या क्या काम किया है। जैसे एक बार मैं गया था नागपुर में पैरालंपिक ट्रायल शूट करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं बहुत ही आई थिंक आई वाज 22 एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो मैं काफी सारे इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स जिन्होंने पैरालंपिक्स और डिसेबिलिटी पे काम किया है वो देख कर गया था। और तस्वीरें काफी अच्छी निकली, देखने के लिए बहुत अच्छी थी। मेरे बॉस ने बहुत सराहा मुझे, अवार्ड वगैरह मिले उसके लिए। लेकिन एक चीज जो हमारे जो फोटो एडिटर थे सौमित्र घोष, उन्होंने कहा कि एक चीज नहीं दिख रही है कि डिसेबिलिटी से जो तकलीफ होती है एक एथलीट को, कि वहां पे वो जो जहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं वहां पे लिविंग कंडीशंस क्या हैं, फूड क्या है, बाथरूम्स कैसे हैं, कि अगर इफ समबडी हु डज नॉट, जिनका कोई एक एम्प्यूटी है, अगर जिनका एक ही पैर है, वो कैसे बाथरूम एक्सेस कर रहे हैं, वो कहाँ पे रह रहे हैं वगैरह। उन्होंने कहा कि वो जो एक मेन इवेंट तो ठीक है पैरालंपिक्स है, लेकिन मेन इवेंट से हट के साइड लाइंस में क्या हो रहा है वो भी देखना जरूरी हो जाता है। तो ऐसी काफी कंसिडरेशंस है, हम इसके ऊपर कम से कम एक दिन निकाल सकते हैं। बट आई थिंक आप अभी इंद्रजीत को भी पूछ सकते हैं, जरू जी को भी पूछ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, थैंक यू। तो हमें जैसे कि पता है हमारे पैनल पर हमारे साथ जेरू मैम भी है। तो मैम आपके साथ बातचीत करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। तो सर जैसे कि जैसे कि हमें संतोष सर ने थोड़ी देर पहले बताया था कि आपका मीडिया कॉलेज में तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का। तो उसी के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक मीडिया कॉलेज में बाकी के सब्जेक्ट्स की तुलना में फोटो जर्नलिज्म इस सब्जेक्ट को कितना वेटेज होता है? फोटो जर्नलिज्म का इतना वेटेज नहीं है, वो बाकी का जर्नलिज्म में काफ़ी वेटेज है, पर फोटो जर्नलिज्म में थोड़ा कम है, पर मैं ट्राई करती हूँ उसको देने के लिए। But one nice thing is that my students have done a lot. I think I'm quite proud of what my students have done. I think Paulami Basu is now working with
very famous Magnum company, and Natasha also. उन्होंने काफी काम किया है, तो मैं काफी proud. It's nice. Okay, ma'am. Sorry, I've taken a drug because I have a back problem, so I've taken a painkiller, so I think I'm sleepy, so forgive me. No problem, ma'am. इंद्रजीत सर, आप ह्यूमन डॉक्यूमेंट्री और फेस्टिवल ऐसे सोशल टॉपिक्स पर फोटो स्टोरी डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, तो आपके इस अनुभव के आधार पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसी भी सोशल टॉपिक पर या किसी भी सोशल इशू पर जब एक फोटो स्टोरी बनती है, तो उससे समाज में कौन कौन से बदलाव या चेंजेस होते हैं? देखिए, समाज जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम सोसाइटी बोलते हैं, वो इतना कॉम्प्लेक्स है। और मतलब आप मतलब मेरे लिए सोसाइटी मतलब मैं मेरे साथ रहने वाले 10-20 दोस्त, वो भी हो सकता है। सोसाइटी मतलब पूरा महाराष्ट्र हो सकता है, सोसाइटी मतलब पूरा देश दुनिया सब हो सकता है। तो जब हम कहते हैं कि क्या सोसाइटी में क्या चेंज आता है, तो मैंने जो भी फोटो स्टोरीज पे काम किया, फॉर एग्जांपल दशावतार पे किया, फॉर एग्जांपल एक महाराष्ट्र में ड्रॉट हुआ था, उसके ऊपर एक फोटो स्टोरी की, रेसलिंग के ऊपर किया। तो फॉर एग्जांपल दशावतार, जैसे कि एक ओम प्रकाश चौहान नाम के एक आर्टिस्ट है, तो 2015-16 में उनको हार्ट अटैक आया था। तो हमने जस्ट सोशल मीडिया पे मैंने कुछ उनके फोटोग्राफ शेयर किया, और ऑलमोस्ट उनके सर्जरी का पैसा हमने जमा किया सोशल मीडिया थ्रू। अभी इस साल भी मैं पैंडेमिक के कारण वो सफर हो रहे, तो हम कुछ प्रिंट सेल किया हमने 1 महीने तक उनके लिए, और उससे कुछ उनके लिए फंड किया। लेकिन ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत छोटे छोटे चेंजेस है। लेकिन मैं उसको कैसे लेता हूँ कि मुझे लगता है कि सोसाइटी का मतलब मैं और मेरे साथ जीने वाले जो भी मेरे आजू बाजू के दोस्त लोग हैं, जिनका लाइफ इंप्रूव होता है मेरे कारण। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ अच्छा फोटोग्राफी सीख लेता हूँ, मैं उनके साथ शेयर करता हूँ, तो उनको भी इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है। तो इस लेवल पे तो मुझे लगता है कि बहुत बदलाव आते हैं। तो मेरे लिए तो मेरा खुद का मानना है कि मैं और मेरी जो खुद की दुनिया है वो बहुत इंप्रूव हो गई फोटोग्राफी के कारण, इस स्टोरी के कारण। और मैं छोटे छोटे कुछ काम कर पाया, जैसे कि अभी जैसे ओम प्रकाश का नाम मैंने लिया, उनके लिए कुछ मदद खड़ी कर पाया। तो ये छोटे चेंजेस तो मैंने मेरे काम से देखे हैं। बाकी बहुत सारे लोगों के काम है जिससे बहुत बड़े चेंजेस हुए होंगे, लेकिन फिर भी मतलब हर बार मैं ये काउंटर सवाल खुद को पूछता हूँ कि समाज बदल गया, फिर सोसाइटी बदल गई, तो सोसाइटी का मतलब क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्या बदल हो गया। कि सोसाइटी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है, वो उतनी इजीली नहीं बदलेगी। एक फोटो स्टोरी से, एक पिक्चर से सोसाइटी नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी दुनिया बदल सकती है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की दुनिया बदल सकती है, उनकी लाइफ आप इंप्रूव कर सकते हो। आप एक ओम प्रकाश चौहान को उसके स्ट्रगल के टाइम में मदद कर सकते हो, अपने अपने दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व करके ले सकते हो, और एक आप अपना अच्छा माहौल आपके आजू बाजू में रहने वाले लोगों में बना सकते हो, ऐसे मुझे लगता है। ओके सर, तो जैसे कि आपने कहा कि फोटो डॉक्यूमेंट्रीज समाज में बदलाव लाने के लिए काम आते हैं। रितेश सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि पहले के जमाने में फोटो जर्नलिस्ट को कैमरा और बहुत सारे इक्विपमेंट्स कैरी करने पड़ते थे, पर अभी मोबाइल का जमाना है, तो ये जायज है कि एक न्यूज़पेपर के लिए बहुत सारे फोटोज आते हैं, तो उन फोटोज का फैक्ट कैसे चेक किया जाता है? अब फैक्ट चेकिंग तो बहुत ही स्पेसिफिक चीज है, उसके ऊपर तो मतलब जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि जब हम कहीं जाते थे या हम कहीं से हम देयर इज अ बेसिक एक बेसिक लेवल रहता है ट्रस्ट का, कि ये जो इक्वेशन है कि जब हम कहीं पे, जैसे इंद्रजीत ने कहा कि कभी हम ड्राउट कवर करने गए या नेपाल में अर्थक्वेक कवर करने गए थे, तो वो एक ट्रस्ट रहता है कि एक इंसान कहता है कि ठीक है, मैं इस इंसान को अलाउ कर रहा हूँ अपने लाइफ में मेरी सिचुएशन दुनिया को बताने, इन द होप कि शायद कुछ मेरे लिए कुछ चेंज हो या किसी और के लिए कुछ चेंज हो वगैरह। तो वो जो एक आप अपने मन में डाल के रखिए कि वो एक बहुत ही बेसिक विश्वास का बॉन्ड है जो तुरंत बनता है और उसको तोड़ने में भी उतना ही टाइम लगता है। वो बहुत ही नाजुक चीज है।
तो और एज अ फोटोग्राफर काफी लोगों को ये नहीं समझता है कि आप उस सिचुएशन में इसलिए हो कि आपके कंपनी ने या किसी ने आपको फंड किया है, आपके पास प्रेस कार्ड है वगैरह, इसलिए आपको वो लेवल पे लिया गया है कि आप किसी की लाइफ के बारे में बता सके। तो जब हम अंदर से ही अपने आप को थोड़ा बहुत सेंसर करेंगे, थोड़ा बहुत इन चीजों के बारे में जानेंगे, तो दूसरे को हमारे काम को फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, तो कोई भी चीज जब हमारे पास आती है, जब मैं मैगजीन में या पेपर में था, तो वो जैसे समझो आपने घर में आप दाल वगैरह कुछ बना रहे हैं, तो आप पहले उसको छांटते हो, आप उसको देखते हो ना, आप ऐसे ही तो उसको नहीं बना देते हो। तो तस्वीरों के साथ भी यही है, आपके सामने कुछ आए तो जरा एक बार उसको दूर से देखिए, पास से देखिए, गूगल करके देखिए कि क्या मैं ये सही चीज देख रहा हूँ। क्योंकि कई बार माइथोलॉजी को जर्नलिज्म बना के भी परोस दिया जाता है, फिर आप अटक जाते हो, फिर आपका विचारधारा कहीं और चली जाती है। ओके सर, इसी से रिलेटेड मैं मैम से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि मैम, इस बदलते डिजिटल जमाने के साथ फोटो जर्नलिज्म इस फील्ड में कौन-कौन से चेंजेस हुए हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं। अपने देश में तो देयर इज अ वेरी फेमस फोटोग्राफर किशोर पारेख who covered the Bangladesh war. Then of course there are the great famous ones who covered World War I, like Robert Capa. Today, of course, there are different ones. Raghu Rai has done some wonderful work, and so has Raghuber Singh. Raghuber Singh is a street photographer. He's done very good work. So I think that these are very important photographers, the ones that I mentioned. ओके मैम। रितेश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर एक फोटो जर्नलिस्ट को कोई स्टोरी कवर करनी हो जो कि बहुत सेंसिटिव हो, तो उस वक्त उसे कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीजें ध्यान में रखकर वो फोटो स्टोरी कवर करनी चाहिए? वो शायद मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये शुरुआत में कि वो वही गिना चुना रहता है कि आप समझिए, कई बार काफी लोग बहुत ही ओवरवेट बर्डन में आ जाते हैं कि हाय हाय ये स्टोरी करनी है, ऐसा वैसा। मैं कहता हूँ कि एक कदम पीछे लीजिए एंड थिंक अबाउट इट एज इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप फॉर योरसेल्फ। आप कहीं पे वेकेशन वगैरह पे जाओगे तो आप क्या करते हैं? आप टिकट्स देखते हैं, आप देखते हैं कि वहां पे खाने को क्या है, वहां पे क्या है, पूरा आप ऐसे काफी कम लोग हैं जो ऐसे उठ के चले जाते हैं, है कि नहीं? तो आप अपने स्टोरी टेलिंग, अपने काम को भी उतना ही डिटेल में अप्रोच कीजिए कि अच्छा मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पे लोगों के पॉपुलेशन क्या है, लोग रहते कैसे हैं, क्या है, इस विषय पर और लोगों ने क्या क्या काम किए हैं। और एक मेन चीज रहती है कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आप काफी चीजें आपकी स्टोरी में ला सकते हो। जैसे जब मैं एक ब्रॉथेल में शूट करने गया था सांगली में काफी साल पहले, तो हमने ब्रॉथेल्स की तस्वीरें एक तरीके की देखी है, कमाटीपुरा जैसी या दिल्ली के ब्रॉथेल्स की कुछ एक ही तरह की तस्वीरें देखी है, जिसमें फोकस रहता है कि वहां पे क्या हो रहा है, बहुत गैरिश कलर टोन्स, ये वो, वहां की गरीबी। लेकिन ये स्टोरी पे जाने के पहले मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, जिस वजह से मैं 11 महीने बिस्तर पे था और मैंने 11 महीने अपने पंखे को देखा है। तो जब मैं वहां पे स्टोरी पे गया था, मैंने रिपोर्टर के लिए जो तस्वीरें खींचनी थी वो तो कर ली, लेकिन वहां पे जब मैं उन औरतों से और वहां के मर्दों से जब बात कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई भी इंसान ये काम खुशी से नहीं करता है। ये कुछ सिचुएशन होती है जिस वजह से आप वहां पे हैं और आप वहां फंसते चले जाते हो। धीरे धीरे आपके आपके ऊपर इतना दबाव आ जाता है, या आप ये सोच एक वो शर्म की भी बात हो जाती है। अगर आपने समझो 1 साल इस प्रोफेशन में कर दिया तो आपको समाज एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, तो आप धीरे धीरे वो एक कीचड़ के जैसा आपको खींचते रहता है नीचे। तो इट्स लाइक आपको किसी ने बिस्तर पे बांध रखा है
तो जब हम उनके छोटे छोटे कमरों में थे, तो हमने कहा कि क्या जरूरत है मुझे इनके चेहरे दिखाने की, क्या जरूरत है मुझे मेरे रीडर को मुझे ये दिखाना है कि ये एक बहुत ही क्या बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही डिफिकल्ट चीज है किसी के लिए भी सहन करना। तो मैंने क्या किया कि जहाँ पे इनके बेड्स पे मैं लेट जाता था और मैंने इनकी छत की तस्वीरें ली। तो जब मैं इनकी छत की तस्वीरें लेता था तो बाकी कमरा भी दिखता था, तो उस कमरे में क्या क्या है, क्योंकि ये जो पोजीशन है जनरली जब वे किसी कस्टमर वगैरह के साथ हैं तो यही पोजीशन उन्होंने सालों तक देखी है। तो तभी मुझे बहुत सारी चीजें नजर आई कि किसी ने बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में फोटोशॉप करके अपनी तस्वीरें लगाए रखी है, तो उसमें एस्पिरेशंस, उनकी उम्मीदें थी ये, और वो कहाँ अटक गए हैं। किसी ने अपने पिताजी की अस्थियां लगा के रखी थी, किसी ने प्लास्टिक के फूल लगाए रखे थे, बहुत कुछ ना। तो एक इंसान की पर्सनालिटी बिना इंसान को दिखाए, ताकि आपका रीडर, मेरा जो व्यूअर है, मैं उसको भी आप कहेंगे कि समाज को बदलना है वगैरह, समाज को कैसे बदलोगे आप बार बार वही चीज दिखाओगे तो कुछ होना है नहीं, उसमें कुछ नया डायमेंशन थॉट का आना है नहीं। तो इसलिए हर स्टोरी को आप, ठीक है, आप अपने सेफ्टी फोटोज ले लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा पीछे हटके देखिए कि अच्छा अब मैं इसमें और बेहतर क्या कर सकता हूँ, जिस वजह से मेरे रीडर को थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़े। क्योंकि जब ये तस्वीरें दिखाई गई तो कई बार लोग कहते थे कि यार हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, और फिर उनको खुद की सिचुएशंस याद आती हैं वगैरह। तो इसमें क्या एक एक पर्सनल कनेक्शन थोड़ा बन जाता है। हर फोटो जर्नलिज्म असाइनमेंट पे ये नहीं कर पाएंगे आप, लेकिन जहां जहां कर पाए अपने आप को यू नो क्या बोलते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी अपने अंदर के वो जागरूक रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके सर, सो जैसे कि आपने कहा कि हर वक्त अब हमें कुछ अलग करना है, तो इंद्रजीत सर, जैसे कि आपको पता है कि आज के हमारे कन्वर्सेशन को बहुत सारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, उनमें से कई लोगों को शायद फोटोग्राफर बनना, तो उन बच्चों के लिए एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनने के लिए उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? देखिए, कैसे सक्सेस और फेलियर दोनों भी टेम्पररी है, तो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनने के लिए ये करना पड़ेगा बोले। लेकिन फैक्ट ये है कि फोटोग्राफी एज अ कमर्शियल बहुत मुश्किल है, इसके आगे कमर्शियली सस्टेन होना बहुत मुश्किल है। तो आपको ये फैक्ट समझ के उसमें जाना चाहिए। मैं सक्सेसफुल या फिर मैं कमर्शियली सस्टेन हो पाया क्योंकि उसके पहले, फोटोग्राफी लेने के पहले मैंने 10, 12, 15 साल तक मेरा खुद का बिजनेस किया, थोड़ा सा एक बेस तैयार किया, थोड़ा सेविंग किया, कि जिसके कारण मैं फोटोग्राफी के करियर में स्ट्रगल मेरा सपोर्ट हो पाए। लेकिन अगर आज कोई 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का अगर डायरेक्टली एज अ फोटोग्राफर होना चाहता है तो बहुत बहुत चेंज आ चुका है। क्योंकि अभी इवन फोटो जर्नलिज्म में भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे मतलब कुछ भी हो जाता है, कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है तो 5 मिनट में उसके वीडियोज वायरल हो जाते हैं। तो सब चेंज हो रहा है, लेकिन एज अ आर्ट फॉर्म 100% फोटोग्राफी ज्यादा से ज्यादा इसके आगे डेवलप होगा। तो मुझे लगता है कि आपका फोटोग्राफी करियर हो या ना हो, लेकिन एज अ आर्ट फॉर्म आप बिल्कुल उसको परस्यू कर सकते हो। और जो भी चीजें आपके अराउंड है वो आपके खुद के लिए वर्क करनी चाहिए, मतलब उसके बारे में सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इंद्रजीत खांबे इस टाइप का काम कर रहे हैं तो मैं भी उस टाइप का करूंगा। जरूरी नहीं है रितेश उत्तम चंदानी इस टाइप का कर रहे हैं तो उस टाइप का करूंगा, क्योंकि रितेश अलग टाइप का, अलग जमाने का फोटोग्राफर है, मैं एक अलग लोकेशन का फोटोग्राफर हूँ। तो आप जिस लोकेशन पे हो, आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस सिचुएशन में रहते हो, वहां से चीजें आपको निकालनी चाहिए और आपको उसका एक इकोनॉमिकल मॉडल डिसाइड करना चाहिए कि मेरा 90% काम मेरे गांव के आजू बाजू में है। क्यों है? क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग और एकोमोडेशन का कॉस्ट बच जाता है। तो जब मैं फोटोग्राफी से कुछ अर्न नहीं कर रहा था तब मैंने इस टाइप के प्रोजेक्ट चुने कि जहाँ पे मैं मेरे गांव में ये काम करूँ। मैंने ओम प्रकाश चौहान, दशावतार, इस टाइप की चीजें ढूंढी मैंने। मेरे यहाँ के ऐसे ही घूमने वाले काउस के ऊपर मैंने किया एक बहुत अच्छा सीरीज। उसके बाद राइस फार्मिंग पे ऊपर किया। तो मुझे करना था लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, तो मैंने एक अलग तरीके से सोचा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इतने पैसे में मैं क्या कर सकता हूँ।
तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ जो मेरे गाँव के आजू बाजू में, तो वो मैंने की। तो आप अगर अभी बॉम्बे का फोटोग्राफर कोई आके 1 महीने तक कनकुली में रुक के दशावतार शूट करना चाहेगा, तो मे भी उसको इकोनॉमिकली वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके आजू बाजू में स्टोरी ढूंढिए, कि जहाँ पे आप घर पे रह के ही वो स्टोरी लॉन्ग टर्म तक आप कैप्चर कर सकते हो और एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो। तो मुझे ऐसे कुछ अननेसेसरी ख्वाब नहीं दिखाने हैं किसको कि बहुत अच्छा एक एज ए करियर बहुत मुश्किल हो सकता है फ्यूचर में फोटोग्राफी, लेकिन एज अ आर्ट फॉर्म 100% वो बहुत इम्प्रूव होगा। ओके इसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत मैं जेरू मैम से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मैम हमारा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे ऑडियंस में बहुत कई लोगों को फोटोग्राफी में अपना करियर करना है, तो उन्हें आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? जेरू मैम आप म्यूट पे हाँ Mute. या I've unmuted. I just wanted to say that I think it's important for them to have, first of all, you have to have talent. Without talent, you can't do anything. And then if you want to do it, then I think little bit of learning photography in some school or maybe school may, I think it's important to go to some place that teaches you photography. वो बहुत ज़रूरी है. And वहाँ से उसके बाद I think it's nice to apprentice with somebody. There are very nice places where you can do that. You can be very good at, little bit of understanding what world photography is about, understanding about the works of great photographers. All that is very necessary if you are going to get into the field. So that I think is important, and then you can apprentice with someone. So that apprenticeship is I think pretty important. A lot of people have worked with other people and then they have drawn inspiration from them. ओके मैम, थैंक यू सो मच जेरू मैम, रितेश सर और इंद्रजीत सर, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए दिया। और अभी हमारे ऑडियंस को कुछ पूछना चाहे, कुछ पूछेंगे तो हम वो क्वेश्चंस आपको पूछना चाहेंगे। तो मैं ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगी कि मीनाक्षी, हाँ थैंक यू सो मच सर। ऑडियंस में से कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो हम लोगों ने सभी के क्वेश्चंस तो हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जिन क्वेश्चंस को सभी के लिए एप्लीकेबल है, सब लोग उसके बारे में जानना चाहेंगे, ऐसे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मेरे पास है। सर एक सेकंड आप शुरू करें उससे पहले मैं कह दूं कि किसी को कोई भी सवाल जो यहाँ पे आंसर ना हो पाए, मेरे वेबसाइट पे मेरा ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ है, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे किसी के सवाल शायद हम इधर इंक्लूड नहीं कर पाए तो मैं वहाँ पे अगर मैं आंसर कर पाऊंगा तो मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके तो सर सबसे पहले एक सवाल आया है कि फोटो जर्नलिज्म, जो हम लोग जिस समाज में रहते हैं या जिस कम्युनिटी में जिस लोकेशन पे हम रहते हैं वहां पे अलग अलग समस्याएं होती है। तो मुझे लगता है ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट से है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जिन स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स में बहुत ढेर सारी समस्याएं होती है। तो क्या फोटो जर्नलिज्म के स्किल्स को यूज करके हम अपने जो उनके बच्चों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, क्या उसके ऊपर हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या फिर उस प्रॉब्लम्स में चेंज ला सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं सस्टेन्ड एफर्ट होता है कि जैसे उसको चालू किसी से भी बदलाव की उम्मीद रखना कि एक झटके में एक तस्वीर देख के कोई भी इंसान अपने थिंकिंग या अपने तौर तरीके बदल दे, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आप अगर किस टाइप की अगर आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाय पीने वाले आदमी है और सडनली मैं आपको ग्रीन टी चिपका दूं तो आप शायद बिल्कुल ले ही नहीं पाओगे। तो इतनी छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन यह है कि काफी सारे फोटोग्राफर्स और मैं खुद भी इंक्लूडेड, हम जब शुरुआत किए थे तो मैं तो अभी भी छोटी छोटी कहानियों में बिलीव करता हूँ। जैसे इंद्रजीत कह रहा था कि आसपास के ही
चीज़ें करके आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ हमारे दोस्त लोग थे तेहरान में, जब मैं कॉलेज में था वो लोग भी वहाँ पे थे। तो वो अपने कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स की तस्वीरें निकाल के आसपास की दीवारों पे चिपका देते थे, छोटे-छोटे ज़ेरॉक्स कॉपी क प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल के। फिर अभी ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोफेशन है थोड़ी बहुत, ठीक है? इसमें कैमरास लगते हैं वगैरह, लेकिन अब फ़ोन की वजह से आपको थोड़ी यू नो थोड़ा लग्ज़री मिल जाता है कि आप तस्वीरें खींच सकते हैं, कुछ मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को फिर जैसे मेरे दोस्तों ने वही तस्वीरों की एक छोटी-सी बहुत ही सस्ती किताब बनाई थी, जो वो मैगज़ीन टाइप की थी, जो वो मिनिस्टर्स को या एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह को दिखाते रहते थे। और सिर्फ़ उनको नहीं दिखाते थे, अपने कम्युनिटी में भी लोगों को दिखाते थे कि कुछ लोग क्या हो जाता है कि काफ़ी साल तक एक सिचुएशन में रह के ना उसको आदत पड़ जाती है, उनको बदलाव चाहिए ही नहीं। तो ऐसे ऐसे कर तो काफ़ी कुछ सकते हैं, लेकिन सस्टेन्ड एफर्ट रहेगा। ऐसे नहीं कि आपने आज एक तस्वीर खींची और कल उम्मीद रखी कि चलो बस अब सब बदल जाएगा, ऐसे नहीं होता। उसको शायद आपको 10-15 साल तक खींचना पड़े या शायद 1 साल तक खींचना पड़े उस बात को। और आप अपना एफर्ट डालते रहिए, वो रिज़ल्ट उसका जो आना होगा वो आ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला सवाल आया है सर, खास करके ये मैं चाहूँगा कि इंद्रजीत सर इसको एड्रेस करें। सर आपके लिए क्वेश्चन है कि बच्चों ने सुना आपके बारे में कि आप फोटो डॉक्यूमेंट्री करते हैं, तो बच्चे जानना चाहते हैं कि फोटो डॉक्यूमेंट्री एक कांसेप्ट क्या है और ये फोटो स्टोरीज किस प्रकार की जाती है? अब एक शॉर्ट में बताया जाए तो जो भी सब्जेक्ट आप डॉक्यूमेंट करना चाहते हो उसको 360 डिग्री से एक्सप्लोर करना, और उसके एक वैरायटी ऑफ शॉट्स का एक 18 पिक्चर्स या 20 पिक्चर या फिर बड़े तो पैमाने पे अगर आपको कुछ बड़ा बॉडी वर्क बनाना है तो बुक बनाना है तो ज्यादा पिक्चर्स, तो एक वैरायटी ऑफ पिक्चर्स का एक सेट लेके आना, उसको ही फोटो स्टोरी बोला जा सकता है, जिसमें थोड़ी सी फोकल लेंथ की वैरायटी हो, कंटेंट की वैरायटी हो। तो क्या होता है कि एक स्टोरी पे हम काम करना शुरू करते हैं, तो जैसे हम शुरू करते हैं तो हमारा अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट का, स्टोरी का बहुत मिनिमम रहता है। लेकिन जैसे कि हम उसमें ज्यादा काम करना शुरू करते हैं, बार बार रिविजिट करते हैं, तो हमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस मिलना शुरू होता है, हमको एक्सेस मिलना शुरू होता है, कुछ और इनपुट्स मिलना शुरू होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत बार क्या होता है कि हम घर में बैठ के सोचते हैं कि इस स्टोरी से क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जब भी आपको कुछ पोटेंशियल दिखता है, आप जाइए पहले और शुरू कीजिए, फर्स्ट स्टेप लीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपको कुछ अलग ही रोड पे आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। तो वो पहला स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, थैंक यू सर। ओके, Santosh? yes ma'am. I just wanted to say I've seen a lot of messages on the chat whether they can shoot with the mobile, and I would say that I think it's now, the advantage is that you can shoot with the mobile, and I don't believe that photography is so much about technique. I think it is a lot to do with how you aesthetically see something. So I think it's important that if they want to shoot with a mobile, they should certainly go ahead and shoot. There's no problem with that. Of course, you won't get the technical quality you get with the DSLR, but it's worth it and it's no problem. And I think that if anyone wants to shoot, they should continue, they should do it. They should definitely shoot with a mobile, because I don't see anything wrong in that. यस, थैंक यू मैम। मैम एक्चुअली थोड़ा सा आपकी तबीयत का ख्याल रखते हुए मैं समझ सकता हूँ कि आपको मैं ज्यादा पूछने वाला नहीं हूँ या फिर आपको ज्यादा बात ना करना पड़े, इसका मैं ख्याल रखूंगा। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन मैम मैं आपके लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप उसको बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है मीडिया कॉलेजेस में, आपने इतने सालों से सिखाया है, सेंट जेवियर जैसे यहाँ पे आप गेस्ट फैकल्टी करके जाते हैं। तो ऐसे में हमारे स्टूडेंट्स से जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफी में करियर के कौन कौन से ऑप्शंस बच्चे ले सकते हैं? वैसे ढेर सारे ऑप्शंस है, कोई मेजर ऑप्शंस के ऊपर आप फोकस करना चाहेंगे? I see they can certainly do photography.
But there are lots of other things that people can do. जैसे वो apart from photography, they can also do filmmaking, which is nice and fun. It's nice. Film, They can do yeah. documentary filmmaking, so that is nice. And yeah, there are other things also. They can become journalists. They can become writers, all sorts of things. So there's a large variety of things that can be done. जी जी मैम, इस वेबिनार के माध्यम से मैं अपने ऑडियंस में जो भी जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सलाम बॉम्बे मीडिया एकेडमी के पास जब भी आप 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे, जो अगर 7th के बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, जब 9th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आपको फोटोग्राफी का बेसिक फोटोग्राफी का ट्रेनिंग सबसे पहले दिया जाएगा। आप अगर उसमें इंटरेस्टेड है और अच्छे से परफॉर्म करते हैं और आपको लगता है कि मुझे इसमें आगे बढ़ना है, तो सलाम बॉम्बे का हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपको एडवांस लेवल के कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा सके। जैसे कि शारी एकेडमी है जहाँ पे हमारे अब तक टोटल 30 से 35 स्टूडेंट्स वहाँ पे ट्रेन हुए हैं, तो ऐसे मौके मिल सकते हैं। आज के इस कन्वर्सेशन में मैं रितेश सर के साथ इस पैनल डिस्कशन को खत्म करना चाहूंगा। रितेश सर, आपके लिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपके पूरे जो जर्नलिज्म में जितना आपने करियर किया है, बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है, तो ऐसे में आपके लिए फोटो जर्नलिज्म में आपको क्या लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है और उसको कैसे टैकल किया जाता है? सर, इसके लिए तो मैं 2 दिन भी बोलते रहूं तो कम रहेगा, लेकिन जी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ये रहता है कि इवॉल्व करते रहना, अपने आप को अपडेटेड रखना। और कहीं तो मैंने पढ़ा था कि जैसे जैसे इंसान एज में बढ़ता जाए, उसके छोटी उम्र के दोस्त होने बहुत जरूरी है, ताकि आप दुनिया में क्या हो रहा है वो आपको पता रहे, आपके आसपास में ट्रेंड्स क्या है, न्यूज़ क्या है। और बेसिकली हमारे, अब मैं थोड़े दिन पहले 40 का हुआ हूँ, तो बहुत जरूरी होता है कि कुछ दोस्त हैं जो 20 के हों, 21 के हों, 22 के हों, कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो विजुअल्स को किस तरीके से देखते हैं, वो दुनिया को किस तरीके से देखते हैं। तो और ये चीज जब हम जानते हैं, जब हम भी थोड़ा झुकते हैं, और जनरली कस्टम रहता है कि सीनियर्स जो रहते हैं वो दे वेट फॉर पीपल टू अप्रोच, लेकिन वो बहुत ही वो अपने करियर को खत्म करने वाला एटीट्यूड है। तो मेरे लिए तो चैलेंज यही है कि टू स्टे अपडेटेड इट्सेल्फ। और दूसरी चीज ये भी रहती है कि पहले ये कैलकुलेशन करता था मैं कि तस्वीर में क्या इंक्लूड होगा, मैं क्या खींचने वाला हूँ, मैं क्या है। धीरे धीरे टाइम समझ निकलते गया तो मुझे ये समझ में आया कि जो मैं तस्वीर से एक्सक्लूड करता हूँ या जो मैं तस्वीर में नहीं रखता हूँ, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। वो डिफाइन करता है कि मैं जो चीजें कहना चाहता हूँ वो कह पा रहा हूँ कि नहीं। तो मेन चीज है कि जहाँ से हम शुरुआत किए थे और जहाँ हम पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे एक अनलर्निंग होता है। तो वो अनलर्निंग की तरफ वेलकम इट, डोंट काइंड ऑफ उसको नकारो मत। या मैं और भी कह सकता हूँ, लेकिन ये बहुत लंबा चला है। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है। जैसे कि मैं और जैसे हम बात कर रहे हैं तो वैसे कुछ और सवाल आ रहे थे, तो मुझे एक सवाल जरा इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैं थोड़ा इसको एक सवाल के लिए मैं इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड करता हूँ कि ऑफ कोर्स बहुत जेन्युइन सवाल है सर, जिसके ऊपर आप भी अपनी राय रख सकते हैं और इंद्रजीत सर आप भी अपनी राय रख पाएंगे। कि बहुत सारे जो ऑडियंस में से जुड़े हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे बीएमएम कॉलेजेस से जुड़े हुए हैं। तो उनमें से किसी ने एक सवाल पूछा है कि क्या हम अपनी पढ़ाई को पूरा करते हुए फोटोग्राफी को एज अ पार्ट टाइम कर सकते हैं क्या, और करना है तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयास करें, अपॉर्चुनिटीज को किस प्रकार ढूंढे, ये शायद वो पूछना चाहते हैं।
अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करते समय फोटोग्राफी को एज अ पार्ट टाइम करियर कैसे कर सकते हैं? इंद्रजीत, तुम बोलना चाहोगे पहले? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे पहले भी मैंने कहा ना कि आपको एक लॉन्ग टर्म शूट करने के लिए आपको स्टोरीज ढूंढनी चाहिए आपके आपके आप जहाँ पे रह रहे हो। मे बी आप हफ्ते में 2 घंटा दे सकते हो, 3 घंटा दे सकते हो, लेकिन 2 साल 3 साल तक आपको एटलीस्ट कंटिन्यूसली काम करना चाहिए उसके ऊपर। और अपॉर्चुनिटीज के बारे में मुझे लगता है कि एक बार आपका काम अगर अच्छा रहेगा ना तो उसका जर्नी वो अलग तय हो जाता है। मतलब वो उसके लिए आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है अपॉर्चुनिटीज और वो सब चीजें। जैसे कि सोशल मीडिया है, मैं सोशल मीडिया छोड़ के मैं कहीं पे भी किसी मैगजीन को काम नहीं बेचता, या फिर मैं कभी ज्यादा उस टाइप के चीजों में टाइम नहीं इन्वेस्ट करता। लेकिन सोशल मीडिया से वो उसका एक ट्रैवल चला जाता है, मतलब वो उसका ट्रैवल शुरू हो जाता है, लोगों तक पहुंचता है, लोग जुड़ते जाते हैं, और बाद में अलग अलग टाइप की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने लगती है। तो अपॉर्चुनिटीज से भी पहले मुझे लगता है कि फोकस करना चाहिए काम पे। 1 2 3 अलग अलग स्टोरीज लेके 5 साल का प्लानिंग कीजिए, 5 साल कंटिन्यूसली पार्ट टाइम आप जब भी आपको टाइम मिलेगा शूट करते रहिए, अलग अलग अप्रोच से शूट कीजिए। जरूरी नहीं कि सिर्फ फोटो जर्नलिज्म करना है, आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हो, फोटो जर्नलिज्म कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्री कर सकते हो, फाइन आर्ट टाइप का कुछ कर सकते हो। तो काम करना जरूरी है, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। जी, इससे पहले कि रितेश सर अपनी बात रखे इसी सवाल पे, आपके बातों में सर एक चीज आई जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है कि आपने वेबसाइट का जिक्र किया कि किसी वेबसाइट के ऊपर आप अपने फोटोज को डाल सकते हो। जैसे इंस्टाग्राम तो सबको पता है, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, लेकिन खास करके कुछ वेबसाइट्स है, तो क्या हमारे ऑडियंस को आप ऐसे 2 3 वेबसाइट्स के नाम बता पाएंगे जहां पर अगर वो काम करते हैं, वो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं फोटोग्राफी में, तो अपने फोटोज को वहां पर डाल सके? रितेश को सवाल है नहीं? नहीं, नहीं भाई, आपने तुझे पूछ रहा है। सॉरी सॉरी। यस, हाँ, आपने आपने अपने अपने आंसर में ये चीज बोली कि आप वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यस अच्छा यस। अच्छा अच्छा, ओके। नहीं, जी जी। वेबसाइट्स नहीं, मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम का बोला था। और यस। वेबसाइट्स भी स्टॉक फोटोज के बहुत सारे वेबसाइट्स है, लेकिन जी वहां पे बहुत काम करना पड़ता है। मतलब उसका मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जी जी। अगर फॉर एग्जांपल शटर स्टॉक है, स्टॉक कीमो है, एलएमई है, क्या होता है कि उस टाइप के प्लेटफॉर्म पे एक पर्टिकुलर टाइप के पिक्चर्स सेल आउट होते हैं। तो मे बी अगर आप एक बार स्टॉक फोटो के जोन में चले जाओगे ना, तो मे बी हाँ आप हाँ। स्टोरीज नहीं ढूंढ पाओगे, आप उस हिसाब से आपके पिक्चर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वो भी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन उसका एक अलग 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 मेथड है, वो सब चीजें हैं। मैं फिर से वापस वही रिपीट करना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि स्टोरीज पे काम कीजिए। दो जी साल जी 3 साल बिल्कुल। 5 साल कैमरा नहीं है, फोन से कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, फोन से शूट कीजिए और काम बनाइए। काम एक बार बन जाएगा ना तो उसका जर्नी वो काम खुद करेगा, आपको उसको पुश करने की जरूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू। रितेश सर, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अ, देखिए, मैंने जब शुरुआत की थी तब मैं 3 नौकरियाँ करता था हफ्ते में। 3 दिन इंटर्नशिप इंडियन एक्सप्रेस में, जिसके मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते थे। 3 दिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सप्लीमेंट्स के लिए काम करता था, और जो भी टाइम बचता था उसमें एक मैगज़ीन जो खाने-पीने के बारे में लिखती थी उस उनके लिए मैं काम करता था। और साथ-साथ में मैं यू नो अ, इंटरनेट पे या किताबों में वगैरह देखते रहता था। तो मेरा ये था कि मैं काफ़ी क्लियर था कि मुझे करना क्या है। ये था कि मुझे फैशन फोटोग्राफर नहीं बनना है, मुझे ये नहीं करना। हालाँकि मेरे पास ऑप्शंस थे, मैं लोगों को जानता था, और मेरा गोल क्लियर था कि मुझे न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना है। 1-2 साल के बाद में मेरा गोल चेंज हो गया, तो मैंने उड़ी मार ली। और ऐसे ही करते एक दिन गोल बना कि मुझे किताब बनानी है, क्योंकि हम असाइनमेंट बेसिस पे तस्वीरें कितने साल तक खींचेंगे। और मेरा भी यही इशू था कि मुझे फंडिंग ये वो चक्कर में नहीं पड़ना था। तो मैंने हमारे शहर के बारे में किताब बनाई, और हमारे शहर के बारे में अगर हम 2015-2019 वगैरह ये समय में किताब बनाएँगे, तो ज़रूरी तो आजकल की जो सबसे सामान्य कैमरा है वो है फ़ोन। लेकिन अ,
पहले वो मेंटल ब्लॉक क्रॉस करना था कि मैं तो बहुत ही ज्यादा ट्रेन टेक्निकल फोटोग्राफर हूँ, मैं कैसे फोन से शूट करूंगा। वो एक बार वो पार हो गया तो जैसे गोल बदलते गया वैसे हम अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं। आप अपने सिर्फ काम पे फोकस कीजिए, आपको अचीव क्या करना है। तो हमको किताब अचीव करनी थी, हमको फोन से शूट करनी थी, हमने कर ली। हमको 4-4.5 साल लगे। लेकिन ये है कि काफी लोग कहते हैं कि काफी लोग फोन की तरफ नीचा देखते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि वो लेकिन एक कड़िया हो या इलेक्ट्रिशियन हो या कोई हो, वो अपने औजार को अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप थोड़ा बहुत एसएलआर और टेक्निक वगैरह पे ध्यान रखोगे तो आप फोन का इस्तेमाल अच्छी तरह कर पाओगे। और अगर आपको कोई चीज दिखानी है, कोई चीज जैसे समझो कोई स्कल्प्टर है, अगर उसको कोई चीज कार्व करनी है, तो अगर उनके पास टेक्निक होगा तो उनका एस्थेटिक 2 गुना बेहतर हो जाता है। जी सर। तो ये बेसिक्स एक्चुअली क्या है, फोटोग्राफी में मेन चीज है बेसिक्स, कि आप बेसिक्स आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग, आपको जो बना किसने बनाया पता नहीं, लेकिन जो रूल्स हैं वो आप उनको कितना अच्छे से जानते हो, ताकि आप इन टेक्निक्स के 2 कदम आगे जा सकें, आप ये रूल तोड़ सकें जहां पे आपको तोड़ने की जरूरत हो। आपको अगर पता ही नहीं है कि आगे हर्डल क्या है, आगे रूल क्या है, कि आपका कैमरा करता ही क्या है, तो आपके मन में बहुत कुछ होगा लेकिन आपकी तस्वीरों में वो दिखाई नहीं देगा। और जब वो होने लगेगा तो आपकी अपॉर्चुनिटीज अपने आप कम होती जाएंगी। जी सर। तो थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। सो आज के इस आखिरी क्वेश्चन के साथ सबसे पहले तो मैं आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे साथ आज प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय तड़वी सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग के साथ एक जॉइंट वेंचर के रूप में हमने इस साल इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे को मना सके हम लोग। तो मैं शिक्षण विभाग के शिक्षण अधिकारी राजू तड़वी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ दिनकर पवार सर जिन्होंने आज के इस वेबिनार को संबोधित किया, तो उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन पर संबोधन दिया। साथ ही साथ आप तीनों पैनलिस्ट माननीय जेरू मुल्ला मैम, हम सब जानते हैं कि उनकी थोड़ा तबीयत आज ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने हमारे आज इस स्टूडेंट्स के लिए और ऑडियंस के लिए टाइम निकाला और इस प्रोग्राम में हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ऑफ कोर्स रितेश सर, आपने भी आपका बहुत कीमती समय दिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके का गाइडेंस से आज हमारे स्टूडेंट्स बेनिफिट हुए हैं, वैसे ही ये हमारा कोलैबोरेशन जो है वो इन फ्यूचर कंटिन्यू रहे। और बिल्कुल, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इंद्रजीत सर, खास करके आपने भी अपनी जो जर्नी है जिससे हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिलने में काफी हेल्प होगी, और आपने जिस तरीके से आसान भाषा में स्टूडेंट्स को समझाया और जो फोटो जर्नलिज्म या फिर डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी के जो फैक्ट्स आपने बताए, उसके लिए संस्था की ओर से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और साथ ही साथ आज हमारे साथ जो स्टूडेंट जुड़े हैं, इस वेबिनार को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के लिए सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि इस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे का ही एक भाग एक नेक्स्ट वेबिनार होने जा रहा है, जिसमें आज वो वेबिनार जो है वो 3 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा। आपको सेम लिंक, जिस लिंक के जरिए आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, वो सेम लिंक आपको ज्वाइन करनी है। दोपहर को 3 बजे वहां पर मिस्टर आशीष राणे जी, जो मिड डे में एज अ फोटो एडिटर है, वो अवार्ड विनिंग फोटो जर्नलिस्ट रहे हैं, तो वो हमें फोटो जर्नलिज्म के अलग अलग पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन करने वाले हैं, उसके करियर के बारे में बताने वाले हैं, और उनकी जो जर्नी है उसके बारे में भी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप सेम लिंक पे 3 बजे बिना भूले आपको ज्वाइन करना है, और उस वेबिनार से डेफिनेटली आपको बहुत सारा फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो जो भी ऑडियंस में मौजूद जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और उनको मैं बहुत थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने समय निकालकर आज हमारे पैनलिस्ट को सुना
डेफिनेटली मैं इस बात पे बहुत श्योर हूँ कि जो भी हमें आज गाइडेंस मिला है उसका इन फ्यूचर हमें बहुत उसकी हेल्प होने वाली है। और इसी प्रकार इनके इस गाइडेंस के अंदर हम वापस नए सिरे से हम लोग फोटोग्राफी का ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे और फोटोग्राफी में हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। Once again, thank you so much all the panelists and guests and audience. Thank you so much. बने रहिए 3 बजे। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you sir. Thank you so much.